नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है प्रकाश के रे। प्रकाश प्रभात खबर अखबार के ब्यूरो चीफ है, दिल्ली के प्रमुख हैं। स्वागत है प्रकाश जी आपका। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखल रखते हैं तो आज हमारे पास बहुत कुछ है प्रकाश जी से बात करने के लिए। स्वागत है आपका प्रकाश जी। नमस्कार नमस्कार। इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दो साथी, हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं। मेघनाथ, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं अंतरराष्ट्रीय खबरों में दखल कम देता हूँ। लेकिन जो घटनाएं हैं उसका भारत से बहुत जुड़ाव है, तो भारत के संदर्भ में तो हम बात कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे सह संपादक शार्दुल भी हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। तो बीते हफ्ते जो सबसे बड़ी घटना रही, सबसे बड़ी चर्चा हुई, जो बीता रविवार है, उस दिन भारत अपना आजादी का 75वां दिवस साल मना रहा था, सालगिरह मना रहा था। और उसी समय अफगानिस्तान में एक नई घटना हुई और तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया, काबुल में घुस आया, जो कि आखिरी बड़ा राजधानी थी और बड़ा शहर था। और मजे की बात यह है कि जो डेडलाइन थी, अमेरिकी डेडलाइन थी अफगानिस्तान से जाने की, छोड़ने की अमेरिकी सेनाओं की, उसके 2 हफ्ते पहले ही ये सारी घटना हो गई। 2 हफ्ते पहले, पूरा होने से पहले डेडलाइन। तो ये एक तरह से ये पूरी दुनिया में एक घटना को इस तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका की एक बड़ी हार हुई है, पश्चिमी देशों की एक बड़ी हार हुई है, नेटो अलायंस की एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है कि 20 साल की एक पूरी लड़ाई, मारपीट और तमाम खून खराबे के बावजूद एक बार फिर से वहां पर अभी आज की सच्चाई है तालिबान। तो इस पर हम काफी बातचीत करेंगे, हमारे तमाम जो साथी लोग हैं वो भी बात करेंगे। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं 2 छोटी जानकारियां दे दूं, जो कि एक तो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स का एक विशेष प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं हर खास तौर पर वीकेंड्स पे, एनएल रिसेस। तो उसमें अगले कुछ हफ्तों के दौरान एक से एक शख्सियतें आने वाली हैं। आज जब आप ये हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तब आज शाम 7 बजे हमारे सब्सक्राइबर्स की भेंट होगी तिग्मांशु धूलिया से। बहुत बड़े फनकार हैं, फिल्मकार हैं, एक्टर भी हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनको देखा है। उनके फिल्म हासिल को कल्ट का एक स्टेटस है स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में। तो वो बातचीत करेंगे मेरे साथ और हमारे सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे। इसके अलावा आगे आने वाले हफ्तों में विलियम डेलरिम्पल हैं, विशाल ददलानी हैं, टीएम कृष्णा हैं। इस तरह की तमाम शख्सियतें इसमें एनएल रिसर्च के आने वाले अंकों में आपसे रूबरू होंगी। तो वो तमाम श्रोता या दर्शक जो हमारे हैं, जिन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अगर चाहते हैं कि इनसे बात करें, इनसे सवाल पूछें और तमाम चीजें, इनसे इंटरेक्ट करें, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। ये एक बेसिक जानकारी, जरूरी जानकारी थी जो कि हमारे श्रोताओं को देनी थी। अब मैं चाहूंगा कि मेघनाथ एक बार जो विषय हैं, जो सुर्खियां हैं पिछले हफ्ते की पूरी, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को एक बार जानकारी दे दें, फिर हम चर्चा को खोलते हैं। इस जानकारी में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो तिग्मांशु धूलिया का जो सेशन रहेगा वो अतुल सर होस्ट करेंगे। और आप प्लीज अटेंड कीजिए, काफी मजा आने वाले हैं अगले महीने में। और उसके बाद चेतन भगत भी आ रहे हैं, राइट? यस यस यस, चेतन भगत भी है, तो काफी अच्छी लाइनअप है। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अतुल सर ने ऑलरेडी बताया, अफगानिस्तान के कैपिटल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। वहां की सरकार टूट चुकी है पूरी तरह से। फॉरेन मिशंस बंद होते जा रहे हैं। इंडिया की भी फॉरेन मिशन वहां पर बंद हो गई है और पूरे एम्बेसी स्टाफ को काबुल से इवैक्यूएट कर दिया गया है। तालिबान ने कब्जा करने के बाद ये प्रॉमिस किया है कि ये पुरानी तालिबान नहीं रहेगी, एक नई तरीके से वो अप्रोच करेगी अब अफगानिस्तान को। वो उनका कहना है कि वो विमेन्स राइट्स, मीडिया फ्रीडम, सब कुछ रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अफगानिस्तान एक इस्लामिक स्टेट रहेगा और डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 15 मिनट लंबा स्पीच दिया अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद, और उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, विड्रॉ करना ही था। और अभी जो हो रहा है फिलहाल, वो वैसे तो वो डिफ्लेक्ट ही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं।
अफगानिस्तान के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में जो 2 क्लॉजेस थे जो कि स्पेसिफिकली डिजिटल मीडिया को लेकर थे, उन पर स्टे लगा दिया है। लेकिन इंटरमीडियरीज पर जो अभी भी क्लॉजेस है वो अभी भी जारी रहेंगे, और काफी कोर्ट्स में ये रूल्स को चैलेंज किया गया है, तो इस पर भी हमको काफी आगे जाके डेवलपमेंट्स दिखाई देगी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अभी जो पिंजरे में बंद तोता है उसको उड़ाने का समय आ गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि उन सीबीआई को एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि सीएजी है उसके जैसा एक स्टेटस दिया जाए और कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाए, और सीबीआई बस पार्लियामेंट को ही अकाउंटेबल होगी, सरकार को मतलब जो अभी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। होम मिनिस्ट्री या इस तरह के होम मिनिस्ट्री को पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर में नहीं हो। जी। मेघालय से खबर आ रही है, वहां पर कुछ अफरा तफरी मची है। एक रेबेल लीडर की मौत के बाद कुछ वायलेंस के इंसिडेंट्स दिखाई दिए। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा के पर्सनल रेसिडेंस पे पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, और काफी वीडियोस भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर एक व्हीकल को कैप्चर करके उनको शिलोंग में घुमा रहे हैं और जला दिया है। तो और स्टोन पेल्टिंग के भी काफी इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसके अलावा असम और मिजोरम में जो एक आध महीने पहले जो बॉर्डर में क्लैशेस हुए थे वो फिर से टेंशन्स बढ़ गए हैं। एक इंसिडेंट हुआ है जहां पर अलेजिडली असम के पुलिस ने 3 मिजोरम के रेसिडेंट्स को गोली मार दी है। तो अभी फिलहाल उतने ही रिपोर्ट्स आए हैं, आगे जाके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होगा। शशि थरूर को उनके एक्स वाइफ सुनंदा पुष्कर, लेट वाइफ सुनंदा पुष्कर, उनके केस में बाइज्जत बरी कर दिया है। और इसका एक टीवी मीडिया से लेकर भी एक छोटा सा ये है कि जब अर्नब गोस्वामी जब रिपब्लिक लॉन्च कर रहे थे तब इन्होंने इसको एक बड़ी स्टोरी बना दी थी, और उन्होंने शशि थरूर को बहुत हरास भी किया था। आग कम और धुआं ज्यादा था। हाँ, और पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने उस पे रिपोर्ट भी नहीं किया। और वो उस समय जब चैनल की लॉन्चिंग हो रही थी तब उनको लग रहा था कि ये देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व का विषय है, और अगले 5 दिन तक, हफ्ते भर, 10 दिन तक इस पर तब तक बहस होनी चाहिए जब तक कि शशि थरूर गिरफ्तार ना हो जाए। और उनके घर को भी घेर लिया था, और वो एक वीडियो निकला था कि शशि थरूर चारों तरफ से आपके घेर लिया है हमारे रिपोर्टर्स ने। इसके अलावा एमजे अकबर जो कि मी टू मामले में उनका नाम आया था सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, उनको वियॉन न्यूज ने अपना बना लिया है। हाँ, घर वापसी हो गई है। जी न्यूज के जो जी मीडिया ग्रुप का जो वियॉन न्यूज है उसमें अब वो सीनियर अब वो वहां पर एक सीनियर पोजीशन में रहेंगे। एलपीजी की प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, बाय द वे 25 रुपए से बढ़ गए हैं, और जब पार्लियामेंट शुरू था तब बिल्कुल नहीं बढ़े थे। बिल्कुल। तो ये तो महत्वपूर्ण खबरें हो गई। हमारी बातचीत का दायरा मुख्य रूप से अफगानिस्तान के इर्द गिर्द ही रहेगा। कई पहलू हैं इसके। एक तो तालिबान का जो आतंकवाद का पहलू है वो एक घटना है। दूसरा, वेस्टर्न फोर्सेस का जो अप्रोच रहा है, जो रवैया रहा है, वो कितना ईमानदार, कितना गड़बड़ रहा है, और भारत का जो पक्ष है उसमें भारत के नजरिए से उसको कैसे देखा जा सकता है। प्रकाश जी, सबसे पहले ये जो 20 साल के बाद ये घटनाक्रम हुआ है, एक बार फिर से घड़ी की सुई घूमकर वहीं पहुंची है जहां पर वो 2000 में थी, 1996 में कब्जे के बाद से। तो एक तो तालिबान के इस वापसी में एक बड़ी बात, जो सबसे मोटी बात कही जा रही है कि ये 2.0 जैसा कुछ है। मान लगता है कि तालिबान इवॉल्व हो गया है, कोई नई चीज हो गई है। मेरा ये कहना है कि क्या तालिबान जैसी कोई चीज इवॉल्व हो सकती है, क्योंकि हम आज भी देख रहे हैं 21वीं सदी में भी बंदूक के दम पर सत्ता हथियाई जा रही है, जनता के हाथ में, जनता के जरिए ये सत्ता नहीं बदली है। इसको कैसे देखा जाए जो तालिबान के पक्ष में दावा है? देखिए, तालिबान का जो दावा है उस पर आपको बहुत आशंका की नजर से देखना होगा। हम उस पर किसी भी तरीके से बिल्कुल मुतमईन नहीं हो सकते कि ये जो भी बदलाव की बातें कर रहे हैं, या थोड़ा सा कंसेंसस बिल्डिंग की बातें कर रहे हैं, या फिर ये अपने आप को कह रहे हैं कि वो अफगान नेशनलिस्ट हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को प्रश्रय नहीं देंगे। तो इन सारी चीजों को हमको आशंकित नजर से देखना होगा, और हमको वेट करना होगा कि ये जब गवर्नमेंट फॉर्मली शुरू हो जाती है
तो ये किस तरीके से कहाँ आगे बढ़ती है, तब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो आपको रुझान दिख रहे हैं अभी, जो जिस तरीके से उनके बयान जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कन्विंस करने के लिए दुनिया को, अफगान नेशन को, कि वो बदल गए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि काबुल को जिस तरीके से उन्होंने कब्जे में लेने की कोशिश की, शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने विदेशियों को जो आश्वासन दिए, और जो अभी वो सरकार के फॉर्मेशन के लिए जिस तरीके से अपने विरोधी खेमे के लोगों से बात कर रहे हैं, बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं, और जो कुछ आतंकवादी संगठनों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, तो अगर उसको थोड़ा देखा जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ बदलाव हो सकता है। और देखिए, जिस संगठन का 25 साल का इतिहास होगा और वो सत्ता में भी रहेगा, लड़ेगा भी, और बीच बीच में जो है वो दूसरे खेमे के लोगों को अपनी तरफ ले आएगा और बातचीत भी करेगा, तो निश्चित रूप से कोई भी संगठन जो है 25 सालों में कुछ ना कुछ तो बदलता है। लेकिन बॉटम लाइन उन्होंने भी क्लियर किया है, ये कोई मॉडर्न वेस्टर्न डेमोक्रेसी बनने नहीं जा रहा अफगानिस्तान। उन्होंने स्पष्ट कहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि शरिया को, इस्लामिक लॉ को जिस तरीके से वो इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शरिया के भी 50 देशों में और 50 मुस्लिम कम्युनिटीज में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, तो जो इंटरप्रिटेशन उनका है वो उसी को वो आधार बनाएंगे अपने शासन का। और तीसरी चीज की वो कह रहे हैं कि कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, ये एमिरेट होगा। कहने का मतलब कि एडवाइजरी काउंसिल से ये सरकार चलेगी, कंट्रोल होगी, मतलब पार्लियामेंट का रिप्लेसमेंट जो होगा वो शूरा होगी। अब देखना ये है कि क्या वो जो अभी जो तालिबान का शूरा है, जिसको हम क्वेटा शूरा भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक उन्होंने क्वेटा पाकिस्तान से ऑपरेट किया है, तो क्या उस शूरा में वो अपने विरोधी खेमे के लोगों को जगह दे रहे हैं? वो शूरा का जो उसकी जो संरचना है वो कैसी होती है? अगर उसमें कुछ सामंजस्य बिठाने की कोशिश होती है, जैसा कि उन्होंने दावा किया कि वो इंक्लूसिव होना चाहते हैं, तो अगर उसके फॉर्मेशन को हम देखेंगे कि उसमें कुछ दूसरे तरीके के लोग भी मौजूद होंगे, तो शायद उनकी पॉलिसी पर भी पिछले बार के तरह मसला नहीं रहेगा, थोड़ा सा बदलाव जरूर हो सकता है। ठीक बात, क्योंकि शुरुआती कुछ चीजें हमारे समझ में आई हैं, लेकिन कुछ घटनाएं भी हैं जो कुछ इशारे देती हैं। मसलन वहां के पुलिस प्रमुख को एग्जीक्यूट करने का जो वीडियो सामने आया है, वो एक बार फिर से वही उसी तालिबान की याद दिलाता है जिसके लिए वो बदनाम रहे हमेशा से। इसके अलावा महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर एक बड़ी चिंता है। हमने एयरपोर्ट पर भगदड़ देखी, हमने वहां से निकलने की कोशिश में डेस्परेट लोगों की देखी, और हवाई जहाज से लोगों के गिरते हुए तस्वीरें आई सामने। मेघनाद और शार्दुल, ये जो तस्वीरें हैं, जो जिस तरह से लोगों के अंदर डिस्परेशन है, वो दिखाता है कि सारे लोग तालिबान तो नहीं है, सारा पूरा अफगानिस्तान उनका समर्थक तो नहीं है, वरना ये भागदौड़ क्यों मचती है, भागते क्यों लोग, या इतनी डरने की नौबत क्यों आती है। इसके बावजूद हिंदुस्तान से कल कई अजीब अजीब सी खबरें आई। मसलन कई जान पहचाने चेहरों ने उनको तारीफ की और उनको बधाई दी और उनके अच्छे भविष्य की बातें कही, कल्पना की। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये लोग जो, जबकि हमारे सामने किसी भी तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते, कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज का समर्थक होने के नाते, इस तरीके से की गई किसी कार्रवाई का खुलेआम विरोध करना चाहिए। बंदूक के दम पर की गए किसी भी कब्जे को, चाहे वो किसी भी वजह से हो। भारत के नजरिए से देखा जाए तो आप लोगों की पहली टिप्पणी क्या होगी कि ये जो लोग भारत से समर्थन दे रहे हैं, आप बधाई दे रहे हैं, इन लोगों के ऊपर मैं आपकी प्रतिक्रिया, आप दोनों लोगों की जानना चाहूंगा, शुरुआती टिप्पणियां, फिर इसके और तमाम पहलू, जो कि प्रकाश भी हमारे साथ हैं तो वो ज्यादा और चीजों पर रोशनी डालेंगे। इसमें दो पहलू है। एक तो कुछ लोग हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि तालिबान एक तरीके से फ्रीडम फाइटर्स है और उन्होंने अपनी ही लैंड पर फिर से कब्जा कर लिया है इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, जो कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट। वो एक एंगल है। और दूसरा एंगल ये है कि हमारे यहाँ पे कुछ मतलब लोग हैं जो इसको हिंदू टेरर से भी कंपेयर करने लगे हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें बहुत गलत है। पहली चीज, क्योंकि तालिबान जो है, जैसे आपने कहा कि बंदूक की नोक पर जाकर उन्होंने कब्जा किया है, हम बार बार बोल रहे हैं वो कब्जा किया है, वो ऐसे इलेक्शन लड़के कुछ ऐसे ऊपर नहीं आए हैं या फिर कोई पॉपुलर सपोर्ट लेकर ऊपर नहीं आए हैं। वो कहना चाहते हैं कि उनके पास काफी पॉपुलर सपोर्ट है, कि सब अफगानी नेशनल्स उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि जैसे हमने चित्र देखे काबुल एयरपोर्ट के बाहर
कैसे लोग प्लेन के जो लैंडिंग गियर है उसको मतलब पकड़ के प्लेन उड़ गया, उसके बाद नीचे गिरे। मतलब कितना डेस्परेशन है आपको इससे दिखाई देता है। एक और वीडियो दिखाई दिया जहां पर एक बहुत लंबा क्राउड था जो काबुल एयरपोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा था, और जबकि वो गेट्स बंद हो गए तो वो बच्चे पास करने लगे कि एटलीस्ट हमारे बच्चों को तो लेकर जाओ। और न्यूज लॉन्ड्री ने भी निधि ने काफी अफगान नेशनल्स जो है जो इंडिया में आए हैं अभी पिछले कुछ हफ्तों में, ये इंसिडेंट होने से पहले और बाद में भी, तो उनके फर्स्ट पर्सन हमने अकाउंट्स भी लिखे हैं। उनमें भी आपको ये दिखाई देता है कि कैसे एक बहुत ही ज्यादा डर का माहौल पैदा हो गया था वहां पर ये इंसिडेंट होने से पहले ही। एक मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक किया था कि उन्होंने एक वर्ल्ड में डिक्लेयर कर दिया था कि हम कब विड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने टेक ओवर कर लिया, तो 2 हफ्ते के बाद उनको पता था कि 2 हफ्ते बाद अमेरिकन सोल्जर्स जाने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हो गया था जहां पर तालिबान को बस वेट करना था अपॉर्चुन मोमेंट के लिए, और फिर वो उन्होंने जो करना था वो कर लिया। और दूसरी चीज जो मैं बोल रहा था, दूसरा एंगल जो है कि इसको कोट अनकोट हिंदू टेरर से जो कंपैरिजन कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही लेजी कंपैरिजन है एक तो। और दूसरी चीज ये है कि आपको तालिबान जो कि कर रहा है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक नजर से देखना चाहिए, और जो यहाँ पर जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म का मामला है वो बहुत ही अलग मामला है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे एक गवर्नमेंट ने गैस लाइटिंग करके और हेट मॉन्गरिंग करके कैसे एक जमात पैदा की है जो कि एक इम्प्यूनिटी से जाके अपने स्लोगन्स लगाती है या फिर लिंचिंग करती है, तो ये अलग मामला है। एक चीज और भी है इसमें कि मेरा ये कहना है कि हर चीज बैलेंस करने का मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर तालिबान की गड़बड़ी आपको दिखानी है, तालिबान पे आपको बात करनी है, तो ये जरूरी नहीं है कि तालिबान पर बात करते समय भी आप हिंदुत्व की बात करें। बिल्कुल, इस्लामिक टेरर पर भी बात करते समय आप हिंदुत्व की बात करें। आप हिंदुत्व के टेरर पे बात करते समय खूब बात करें उसकी। जी बिल्कुल। तो हर चीज को ये बैलेंस करने की जो प्रवृत्ति है ना, ये बेसिकली एक तरह की हिपोक्रेसी है। व्हाट अबाउटरी बोल सकते हैं, हिपोक्रेसी तो ऑब्वियसली है ही। मतलब एग्जैक्टली वही ना कि जैसे आपको तालिबान के बारे में बात करना है, वहां पर अगर आपको बात करना है कि विमेन्स राइट्स वहां पे वायलेट हो रहे हैं, आपने देखा भी कि कैसे शॉप्स के बाहर जो विमेन के फोटो लगे थे उनको व्हाइट वॉश किया जा रहा है। कुछ वीडियोस भी आए हैं जहां पर विपिंग हो रही है। एक न्यूज ब्रॉडकास्टर जो उनकी टॉप न्यूज ब्रॉडकास्टर, उनको बोल दिया कि आप कल से नहीं आएंगे। तो आपको दिख रहा है ये सब। तो अगर आपको ये दिख रहा है तो ये इंसिडेंट्स पे बात कीजिए, इसको कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली शार्दुल, यही जो प्रकाश जी कह रहे थे कि हमें अभी थोड़ा सा सशंकित होकर और थोड़ा अलर्ट होके नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत शुरुआती वक्त है अभी, और वो तमाम कोशिशें करेंगे कि उनको एक लेजिटिमेसी चाहिए, उनको मान्यताएं चाहिए, पूरी दुनिया से मान्यता चाहिए, लोगों की एम्बेसी अलग अलग देशों के वहां काम करे। तो इसलिए शायद ये शुरुआती एक जेस्चर लिया उन्होंने। लेकिन दूसरे दिन से जो घटनाएं सामने आई हैं, मसलन महिला एंकरों को वापस भेज देना घरों पे, महिलाओं के पोस्टर हटा देना वहां से, एग्जीक्यूट करना पुलिस चीफ का, तो जो एमनेस्टी की बात और मेल मिलाप की बात थी, बंदूक के दम पर आया आदमी मेल मिलाप कितने देर तक सह सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हजारा वहां की जो मूल एक कबीला है बहुत पावरफुल, उसके साथ इनकी बनती नहीं, उसके साथ दुश्मनी, क्या उनकी पावर शेयरिंग होगी इसमें, और तमाम छोटे मोटे जो कबीले हैं जो वहां पर लॉर्ड हैं, वो हैं तो वारलॉर्ड्स हैं, उनके साथ क्या पावर शेयरिंग होगी अलग अलग स्टेक होल्डर से। ये सारे जवाब हैं जिसका कोई जवाब अभी तक नहीं है। तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि औरतों के साथ जो होना है वो शुरू हो चुका है औरतों को। तो कितना भरोसा किया जा सकता है? इसका सिंपल सा जवाब मैं आज एक सुबह की खबर से देता हूं, फिर मैं अपनी बात कहूंगा कि तालिबान ने, और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसने रिपोर्ट किया है कि 4 से 6 जुलाई के बीच, जिनकी आपने बात की, हजारा समुदाय के 9,000 पुरुषों की हत्या करी खुलेआम, और ये गजनी प्रांत में हुआ। तो वो दिखा रहे हैं वो क्या है, जो आपने कहा ना कि कई लोग उसे कंपेयर कर रहे हैं। मैं मानता हूं अगर उन्हें हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी दें तो वो देख भ्रमित हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना ज्ञान होने से ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा, उन्हें अपनी सफरिंग, हर किसी को अपना दुख ज्यादा पास दिखाई देता है, दूर की चीजें थोड़ी सुहावनी लग जाती। देखिए है क्या, अगर आप अफगानिस्तान का इतिहास देखें
तो एक बड़ी मशहूर अंग्रेजी की कहावत है कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन बट थिंग्स नेवर हैपन द सेम वे ट्वाइस, कि सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं होता, लेकिन कभी एक ही तरीके से चीजें अपना रूप नहीं लेती। तो है क्या कि तालिबान कह रहे हैं कि हम शरिया को लेंगे, वो कौन सा वर्जन लेंगे ये मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई भी किसी भी सभ्यता का 6वीं सदी का कानून आज की डेट में इररेलेवेंट, ठीक बात, चाहे वो किसी का भी हो। बहुत हजार साल बीत गए हैं, हम आगे बढ़े हैं और हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। अच्छा, जो तरीकों में अंतर आपको दिख रहा है उसका एक बेसिक कारण, उसे हम बाद में और लंबा बात करेंगे, बेसिक कारण ये है क्योंकि पाकिस्तान बदला हुआ है। ये कहना कि तालिबान का कुछ भी, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान से अलग है, ये बताता है कि आपको इशू के बारे में कुछ पता नहीं है ज्यादा, क्योंकि आईएसआई के द्वारा ही पल्लवित पोषित ये पूरी संस्था है, ये शुरू हुई थी। और जो पाकिस्तान कहता है कि हमारी टीटीपी से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लड़ाई हुई है, उसके अंदर भी गुट भले ही हो, लेकिन वो होल एंड सोल पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन आईएसआई के द्वारा चलता है। और अब ये बदलाव इसलिए क्योंकि पहले कोट एंड कोट कोचिंग अमेरिका की थी, अब चीन की है। चीन आपके सामने उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है और चीन उन्हें सिखा रहा है कि वो लेजिटिमेसी कैसे लें, अपना रूल कैसे बनाए रखें। नॉर्थ कोरिया में आप ये कई मामलों में कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से ज्यादा भी बुरे हालात हैं और सबको पता है, लेकिन कोई कुछ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ करने का मतलब है चीन के लिए आप कुछ कर रहे हैं, और यही सिचुएशन अब यहाँ लागू होगी। ठीक बात। प्रकाश जी, एक चीज हम देख पा रहे हैं कि चाइना ने, पाकिस्तान ने, रसिया ने बड़ी तेजी दिखाई मान्यता देने की तालिबान को, जबकि कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसमें कुछ अचीव कर, मतलब चाइना का समझा जा सकता है कि डेमोक्रेसी के लिए उस तरह का कमिटमेंट नहीं है, रसिया का भी समझा जा सकता है, पाकिस्तान में भी कमों की वही स्थितियां हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कब्जा हुआ, जितना ऑल ऑफ सडन हुआ है, एकदम अचानक से चारों तरफ वो दिखने लगे और एक के बाद एक, शहर के बाद शहर और प्रांत के बाद प्रांत कब्जे हुए, ये तेजी, ये क्या बताती है कि क्या इसके पीछे केवल तालिबानियों के बस का था? क्योंकि ये जो पूरी लड़ाई 20 साल चली है, तो मेरा सवाल प्रकाश जी असल में ये था कि ये जो पूरी लड़ाई थी, ये दो बहुत ही विपरीत छोरों के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था जो कि दुनिया के सबसे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और सबसे आधुनिक हथियारों से लैस था, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो बहुत ही दुनिया के आदिम लोग थे, जो गुफाओं में रहकर, जंगलों में रहकर भागे भागे लोग थे, और उनके हाथ में आधुनिक टेक्नोलॉजी के नाम पर AK-47 थी बस। उन लोगों ने इस पूरी आधुनिक टेक्नोलॉजी को, इस पूरे मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम को परास्त कर दिया, हरा दिया 20 सालों के अंदर में। ये सब स्थिति हुई है, चाहे जिस भी वजह से। क्या ऐसा संभव है कि बिना किसी बाहरी सपोर्ट के, बिना किसी स्टेट सपोर्ट के ये संभव हो? मैं चाइना और पाकिस्तान के संदर्भ में ये सवाल रख रहा हूँ। पहली बात तो हमें आश्चर्य इसलिए हो रहा है, दुनिया को आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ध्यान पिछले 1 महीने के भीतर गया अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इस पर। जब वो शहरों की तरफ बढ़े, मई से कहानियां आनी शुरू हुई मीडिया में, और उसी समय ये था कि अमेरिकी सेनाएं वापस जाएंगी। तो जब चीजें तेजी से घटित होने लगी, तब दुनिया के नजर में आया कि भाई अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। क्योंकि 20 साल हमने जो है, आज हमें मानवाधिकार याद आ गया, आज हमें महिलाएं याद आ गई, बच्चे याद आ गए, डेमोक्रेटिक राइट्स याद आ गए, आज हमें वो आदिम लगने लगे। और ये 20 सालों में जो बम, मदर ऑफ ऑल बम्स जिसको कहते हैं, 2017 में गिराया गया। क्या हम दुनिया ने क्या किया उस पर? अमेरिकी बमबारी के बारे में, अफगान बमबारी के बारे में, तालिबानियों के एट्रोसिटीज के बारे में तमाम रिपोर्ट्स 20 साल में आती रही, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी जो आज इतना चिंतित है, उस समय उतना चिंतित क्यों नहीं था? पहली चीज तो आप एक्चुअली आप अंधेरे में थे, और अचानक जब तेज हेडलाइट की रोशनी आई तो आपको लगा कि अरे ये क्या हो गया अचानक, नंबर 1। नंबर 2, कि चूंकि ये ग्रेट गेम का मसला है, अफगानिस्तान के पूरे पिछले 200 साल के इतिहास को ग्रेट गेम कहा जाता है, तो निश्चित रूप से अलग अलग देश अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने अपने तरीके से अलग अलग गुटों को सपोर्ट करते रहे। और मजे की बात आपको बताऊं, मुजाहिदीन लड़ रहे थे सोवियत इन्वेजन के खिलाफ, बिल्कुल, तो उनको सपोर्ट दे रहा था पाकिस्तान, सऊदी अरब, अरब वर्ल्ड, अमेरिका, पश्चिम के देश दे रहे थे। लेकिन जैसे ही 1990 में, ये 89-90 में जब इनकी वापसी होती है और सोवियत संघ का विघटन होता है, तो उसी नॉर्दर्न अलायंस को रशिया सपोर्ट करने लगता है, ईरान सपोर्ट कर रहा है। और आप देखेंगे कि 1994 में जब तालिबान आता है, उस समय तक पाकिस्तान का जो कार्ड था मेन मुजाहिदीन ब्लॉक में, वो कार्ड था गुलबुद्दीन हिकमतयार का। लेकिन जब उन्हें लगा कि गुलबुद्दीन हिकमतयार नहीं खेल पा रहे हैं, लंबी रेस के घोड़ा नहीं दिख रहे हैं,
तो उन्होंने अपना सपोर्ट जो है तालिबान को दिया 94 से। और जब तालिबानी घुस गए काबुल में तो गुलबुद्दीन हिकमतयार जो अब तक पाकिस्तान के कार्ड थे वो भाग के ईरान चले जाते, अब वो ईरान के एसेट हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें चल रही हैं वहां पे, चाइना तो बहुत लेट प्लेयर अभी घुसा है। आपको पता है कि 2000 में, सन 2000 में पहली रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने तालिबान से संपर्क किया है और पाकिस्तान में जो चाइना के राजदूत थे उस समय में, उन्होंने मुल्ला उमर से मुलाकात की थी और उनसे ये कहा था कि आप हमारे लड़कों को, मतलब वीगर कम्युनिटीज को या जो और चाइना में मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, उनको यहाँ मत लड़ने के लिए बुलाइए और अगर वो आए तो उनको वापस भेजिए और अपने लड़ाके हमारे यहाँ मतलब डिस्टर्ब मत करिए। ये सन 2000 से चाइना इस हिसाब से घुसता है इस पूरे गेम में और उसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम इसमें, हमारा इलाका इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना हमको अटैक होना चाहिए, ना हमारे लड़के जो है आपके यहाँ आके मर्सनरीज बनेंगे। लेकिन जब चीजें बदलने लगी, बहुत तेजी से बदली और 2017-18 के बाद, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद चीजें जिस तरीके से बदली और पिछले 2020 में सिग्नेचर हो गए कि अब वापसी होगी, फाइनल हो गया। और जब आपको याद होगा कि अमेरिका ने सीधे सीधे तालिबान के साथ डील किया, अफगान सरकार के साथ डील नहीं किया, तभी दुनिया को यह लग जाना चाहिए था कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है या बैठ चुका है, क्योंकि हैंडओवर ऑफिशियली भले उस डील में नहीं लिखा हुआ है कि हम अफगानिस्तान का शासक जो है तालिबान को बना रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्र एक कथित रूप से आतंकवादी गुट के साथ समझौता कर रहा है तो इसे क्या माना जाना चाहिए। तो आपने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको आज लग रहा अचरज हो रहा है। ये कोई अचरज की बात नहीं है। एक के बाद एक शहर, गांव के इलाके बिना बंदूक चलाए जिले के जिले कब्जे आ रहे थे, तभी सोचना चाहिए था कि हो क्या रहा है। देर नहीं हुई थी। और मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें जोड़ दूं, इसी 9 जुलाई को 8-9 जुलाई को वो व्हाइट हाउस के वेबसाइट पे भी वो ट्रांसक्रिप्ट पड़ा हुआ है और वीडियो भी है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। जो बाइडेन ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी व्हाइट हाउस में और उसमें स्पेसिफिक रूप से एक सवाल आया कि इवैक्यूएशन और तालिबान के भविष्य को लेकर। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि एक तो तालिबान के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अफगानिस्तान के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले सके, और दूसरे उनकी स्थिति साउथ वियतनामीज सोल्जर्स की तरह भी नहीं है कि उनकी वजह से हमें एम्बेसी की छत से भागना पड़ेगा। ये 9 जुलाई का उनका स्टेटमेंट है। और उसी दिन मॉस्को में तालिबानी डेलीगेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इस स्पीच के बाद, और वहां पर एक पत्रकार पूछते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि तालिबान के पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले पाए। तो तालिबानी जो भी डेलीगेशन के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें तो हमें सिर्फ 2 हफ्ता लगेगा। ये 9 जुलाई की बात है। और फिर भी आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का कोई लंबा चौड़ा पब्लिक आउटक्राई या मीडिया अटेंशन इस पूरे मैटर पे 9 जुलाई को भी नहीं है। तो आप खुद अंधेरे में रहेंगे और कुछ नई चीज घटित हो जाएगी तो आप आश्चर्यचकित होंगे। तो एक तो गलती हमारी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि दूसरे देशों के समर्थन का। आप ये देखिए कि जब भी कोई जगह खाली होगी तो कोई दूसरी ताकत तो आके उसको भरेगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। हाँ। और आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी से लेके पॉलिटिक्स से लेके हर मामले में जो पावर सेंटर है दुनिया का, वो वेस्ट से थोड़ा थोड़ा खिसकता दिख रहा है। पिछले आप 20 सालों का ये इतिहास देखें अगर 21वीं सदी का, तो बिल्कुल आप जानते हैं कि चाइना समर्थित जो प्रपोजल होते हैं यूएन में, चाहे WTO में, उस पर कितना वोट आता है, और अमेरिका समर्थित जो प्रपोजल्स आते हैं उस पर कितना वोट आता है। ये कोरोना के टाइम में आपने देखा WHO में जो वोटिंग हुई, उनके पैटर्न देख लीजिए। तो एक तो पावर सेंटर जो है शिफ्ट हुआ है, और जब पावर सेंटर शिफ्ट हुआ तो इसके साथ एक और चीज होगी जो आपकी उस मिडिएवल वाली बात से जोड़ना चाहूंगा। जब वेस्टर्न पावर सेंटर शिफ्ट होगा तो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स को लेके आग्रह या उसके प्रति आकर्षण या उसकी वैलिडिटी भी थोड़ी कमजोर होगी, कॉमन सेंस। और अब आप आ जाइए कि चाइना और रशिया का मामला। मजे की बात बताऊं कि ना तो चाइना ने मान्यता दी है तालिबान को, ना रशिया ने दिया। और रशिया उन 9 देशों में से है जिन्होंने स्पेसिफिकली टेरर आउटफिट करके तालिबान को बैन किया हुआ है, और वो बैन अभी भी लागू है। और वो बोल रहा है रशिया जल्दीबाजी में नहीं है, लेकिन रशिया तालिबान के साथ कोऑपरेट करेगा। चीन भी ये कर रहा है, क्योंकि चीन के बेल्ट रोड परियोजना में उसके अपने जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन का जो उसका पूरा एजेंडा है लंबे समय से, उसको
पूरा करने में, सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ने में, तमाम चीजों में अफगानिस्तान और साउथ एशिया के साथ जोड़ने में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में अफगानिस्तान है और बहुत स्ट्रेटेजिक उसकी लोकेशन है। तो चाइना उसको उस बेल्ट रोड परियोजना में बहुत वाइटल पार्ट के रूप में देखता है। तो डेफिनेटली वो अपना इंटरवेंशन दे रहा है, अपना खेल खेल रहा है। और एक चीज और जोड़ दूं कि ईरान भी जो है वो अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है और उसके अपने इंटरेस्ट हैं। तो चूंकि वो ईरान, रूस और चीन के ब्लॉक में है आज, तो उस नाते भी चीन का और रूस का इन्फ्लुएंस जो है बढ़ गया है। लेकिन रूस ने जो इनिशिएट किया है ये ट्राइका एक्सटेंडेड, उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका कहीं नहीं। अभी राइटर की खबर आज ही आई है कि पेंटागन जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन्होंने लिया है तालिबानियों ने, वो जो बड़े बड़े डिपो जो हथियां हैं उनको वापस लेने के लिए हो सकता है पेंटागन हवाई हमले भी करे। तो अमेरिका इज नॉट आउट ऑफ द गेम। मेरे एक्चुअली प्रकाश जी से 2 सवाल थे, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी, मेरे ना मतलब मैं सोच रहा था दो एंगल से। एक तो ये जो अफगानिस्तान में जो भी हुआ, हमारे डिप्लोमेट्स को जो बाहर निकाला गया, और अभी आज एक सुबह खबर आई है हिंदुस्तान टाइम्स में कि इवैक्यूएट करने से पहले तालिबान ने एक्चुअली एम्बेसी को रीच आउट किया था और बोला था कि आप अपनी डिप्लोमेटिक मिशन यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली वो नहीं माना। आई मीन ऑब्वियसली वो तालिबान बोल रहा है, तो उन्होंने इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया। और उसके बाद तालिबान ने कहा कि उनको जो डिप्लोमेट्स को जो इवैक्यूएट करना था काबुल एयरपोर्ट तक, तब तक तालिबानी सोल्जर्स ने उनको प्रोटेक्शन दिया था। तो ये एक चीज है कि तालिबान क्या भारत को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही है, और क्या भारत इसको एंटरटेन करेगी नहीं भी, तो मतलब क्या रीजंस हो सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि अमेरिका ने जो विड्रॉ किया था, तो एक खबर पढ़ रहा था कि 1 महीने पहले ही, जैसे आपने कहा वो जुलाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के ठीक बाद ये खबर आई थी कि बहुत सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वहां पर, वो विड्रॉ कर चुके थे। मतलब जो अमेरिकन ट्रूप्स थे उनके पहले ही प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो इतने सारे वहां पर थे वो विड्रॉ कर चुके थे। तो ऑलरेडी वो अमेरिकन फोर्सेस वीक हो चुकी थी। तो सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे कि अमेरिका धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा है और उनके डेडलाइन को मीट करेगा। तो फिर इस सब मामले में क्या ये कहना वाजिब होगा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में कोई ऐसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा था, या फिर वहां के सब रिसोर्सेज ड्राई आउट हो गए थे इसलिए अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया? क्या इस एंगल से भी देखा जा सकता है? देखिए, पहला आपने सवाल पूछा भारत के संबंध में, तो तालिबान ने सिर्फ भारत के लिए नहीं, उन्होंने तमाम डिप्लोमेटिक मिशन को कहा था, इंक्लूडिंग अमेरिका, कि आप रहिए और हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको हमसे डरने की या आपको आशंकित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका का अपना एक्सपीरियंस रहा है, साइगोन का एक्सपीरियंस है, तेहरान का एक्सपीरियंस है, बेंगाजी का एक्सपीरियंस है। तो मैं समझ सकता हूं कि अमेरिका का इवैक्यूएट करना एक लॉजिकल निर्णय है अमेरिकन का। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भागदौड़ मचाई, मुझे लगता है कि वो जो पैनिक क्रिएट हुआ, और अभी तक वो पैनिक चल रहा है, कंटिन्यू है, तो वो बड़ा एक अपने आप में अजीब सी बात थी। खैर, मुझे लगता है कि इंडियन मिशन को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, और अपने बहुत सारे लोगों को निकाल देना चाहिए था डेफिनेटली, जो सिविलियंस हैं, जो हमारे और स्टाफ हैं, जो डिफरेंट कॉन्सुलेट में थे, तो उनको इवैक्यूएट कर देते। लेकिन एक नॉमिनल प्रेजेंस रहता, ताकि ये हम देख पाते, ये हम भी असर्ट कर पाते कि हमारी हिम्मत है, हमें हिम्मत है। दूसरी चीज कि तालिबान अगर अपने वायदे से मुकरता या हमारे एम्बेसी पे कोई भी खतरा होता, तो दुनिया के सामने तालिबान एक्सपोज भी होता। खैर, लेकिन चलिए, सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इवैक्यूएट कर लिया इन्होंने। आपने बोला कि वो एक्सकॉर्ट कर रहे थे, क्योंकि काबुल उनके जिम्मे है और उन्होंने कहा है कि काबुल को हम डिफेंड करेंगे, काबुल में हम सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, चाहे वो डिप्लोमेटिक मिशन हो या विदेशी सिटीजन हो या फिर काबुल के अपने शहरी हो। तो उनका ये काम था और उन्होंने वादा किया है, तो इसलिए उन्होंने किया है। तीसरी चीज कि अमेरिकी सेना जहां तक सिर्फ एयरपोर्ट पे ऑपरेट कर रही है, वहीं पर ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाएं तालिबान के साथ कोऑर्डिनेशन करके काबुल शहर के भीतर फंसे हुए अपने नागरिकों या जिनको वो अपने तरफ से निकालना ले जाना चाह रहे हैं, उनको वो निकाल के ले जा रहे हैं। काबुल शहर के अंदर वो घुस रहे हैं, तालिबान ऑब्वियसली तालिबान के साथ वो करके, कनेक्शन करके।
और वो आ रहे हैं और अपने सिटीजन को उठा रहे हैं और एयरपोर्ट ले जा रहे हैं। अमेरिकी सेना जो है वही ट्रैप्ड है अपना काबुल एयरपोर्ट पे। और आप देखिए कि तालिबान का जो ये लास्ट फेज आया, इस समय बहुत कम अमेरिकी सेनाएं रह गई थी, सैनिक रह गए थे अफगानिस्तान में, 1000 के आसपास थे बस। हाँ, और आप सोचिए कि 850 शायद। तो आप सोचिए कि आज वहां पे 10,000 सैनिक हैं काबुल एयरपोर्ट पे अमेरिका के, आज अभी। तो ये अपने आप में एक विडंबना है। आखिरी जो हिस्सा था आपका, देखिए विड्रॉवल तो भाई अब राष्ट्रपति ने कह दिया है कि हम पहले बात हुई थी कि मई में निकल जाएंगे, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, चाहे बहुत सारे लोग थे, वो मई में ही निकल गए। अमेरिकी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा तो मई तक निकल चुका है। फिर जून या जुलाई में ये बगराम वाली घटना होती है, जो रात के अंधेरे में ये इवैक्यूएट किए थे बिना अफगानियों को बताए हुए। और फिर रह गए बच्चे कुछ रह गए जो कुछ एम्बेसी की सुरक्षा कर रहे थे, कुछ और जो प्रॉपर्टीज थी, एसेट्स थे, उसकी सुरक्षा करने के लिए जो 800,000 लोग बचे हुए थे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा था? हाँ, और आपने एक चीज कहा रिसोर्सेज को लेकर। द इंटरसेप्ट ने एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट की है कल। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स थे, डिफेंस कंपनियां जो हार्डवेयर बनाती है, उन कंपनियों ने पिछले 20 साल में S&P 500 जो कंपनियां हैं, टॉप कंपनियां हैं, उनसे ज्यादा उनके स्टॉक का रिटर्न आया है। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। और अब इस तरीके के प्रोग्राम में नाम लेना किसी पर्टिकुलर कंपनी को, उन्होंने 5 बड़ी कंपनियों का नाम भी दिया है, सारा डिटेल है। 1000%, 1200% गेन हुआ है। तो जुलियन असांज का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जो 2011 में कहा कि अफगान वार का उद्देश्य अफगानिस्तान को कब्जा करना नहीं है, वहां पे आतंकवाद या बाकी और सब ये सब का उसको कामयाब नहीं होना इस युद्ध को। ये एंडलेस युद्ध है और इसका उद्देश्य है कि अमेरिकन और यूरोपियन टैक्स बेसिस से मनी उठा के अफगानिस्तान के बहाने सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी एलीट को देना। कहने का मतलब सिक्योरिटी कंपनियों को, डिफेंस कंपनियों को देना। और आज देख लीजिए तमाम आपकी कंपनियां जो हैं वो मजे में हुए हैं। अफगानिस्तान तबाह हो चुका है। अमेरिकी जनता के ऊपर जो 1 ट्रिलियन बोल रहे हैं वो एक्चुअली 1 ट्रिलियन नहीं है, वो 2050 तक वो अमाउंट $6.5 ट्रिलियन हो जाएगा जो अमेरिकी जनता को भरना है, इंटरेस्ट को मिलाकर। हाँ, इंटरेस्ट को मिलाकर, वो डेट इंटरेस्ट को मिलाकर। हाँ, अमेरिकी सरकार ने कर्जा लिया। अब आप देखिए खेल क्या है, अमेरिकी सरकार ने कर्जा लिया अफगानिस्तान के नाम पे, और वो कर्जे का पैसा जो है डिफेंस कंपनियों को पेमेंट हो गया। एग्जैक्टली, हाँ। अफगानी जनता बर्बाद, अमेरिकी जनता बर्बाद। और मैंने आप ही के न्यूज लॉन्ड्री पे आर्टिकल लिखा था हथियारों के बारे में, उसमें एक छोटा सा हिस्सा है कि अमेरिकी चुनाव में और यूरोपियन चुनाव में डिफेंस कंपनियों ने कितना चंदा डाला है। तो आप देख रहे हैं ना। देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक टर्म होता है, हम लोग बहुत ही अभी तक पूरी बहस जो हो रही है देश दुनिया में बहुत ही छोटे, मतलब छोटे कहने का मतलब बहुत एक छोटे हिस्से पे हो रही है। मानवाधिकार आतंक, बड़े हिस्से की तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं। आप ये देखिए कि जुडिशियल क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में एक टर्म यूज होता है, ग्रीक फ्रेज कुई बोनो, किसको फायदा हुआ। जब भी कोई मर्डर होता है तो सबसे पहला सस्पेक्ट वो होता है जिसको इस मर्डर से फायदा होता है। तो हमें यह देखना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ इसका अल्टीमेट फायदा किसको मिला, अल्टीमेट प्रॉफिट में कौन रहा पिछले 20 साल में? वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स। डेफिनेटली वो तो वही। ये तो विषयांतर हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि हमें अफगानिस्तान के उन मुद्दों पर बात करना चाहिए जो कि फिर भी मैं कहूंगा प्रकाश जी इसमें कि जैसे आपने कहा कि बहुत छोटे चीजों पर बात फोकस हो जाती है, जिसमें मानवाधिकार जैसी चीजें, हाँ वही। लेकिन उसमें क्या है कि जो मानवीय पहलू होता है किसी घटना का, दुर्घटना का या किसी भी उससे उपजी, वो ऑब्वियस है कि पहली नजर उस पे जाएगी और पहली प्राथमिकता में वही आएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें ह्यूमन लाइफ से ही इवॉल्व हुई हैं, बनी हैं। तो लार्जर जो पहलू है उन पर बात तो होगी ही, उस पर नहीं होती ऑब्वियसली। छोटी चीजें शायद उसके छोटे हिस्से पर बात करना फिर भी जरूरी है। और आज की तारीख में ये तमाम समस्याएं हैं, जिस तरह से आपने बताया कि एक पूरा फुटबॉल बना रहा। पहले रशियंस का जब बना रहा, वो प्लेग्राउंड बना था अफगानिस्तान, और तब CIA और ये ISI ने मिलकर वहां पर खेल किया, और फिर वहां से रशियंस को खदेड़ने के बाद वो उनके साथ भी ये कहानी शुरू हो गई। तो आज अमेरिका उस पर, भारत के लिहाज से हम ये बात करते हैं, भारत का भी बहुत कुछ वहां पर स्टेक पे था। और जिस तरह से कल की 2 घटनाएं हैं कि वहां पर जो हेरात और कांधार के जो कॉन्सुलेट थे उनको ताले तोड़कर वहां पर तालिबानों ने कब्जा कर लिया। और उससे पहले एक कॉन्ट्राडिक्टरी खबर आई कि उन्होंने कहा था कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं, भारत को अपने दूतावास एक्टिव रखने चाहिए।
अब ये दो अलग तरह की बातें हैं। एक तरफ तो तालिबानी ताला तोड़कर घुस गए वहां पर क्योंकि वहां पर कोई नहीं था, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक वो चीजें चलती रहनी चाहिए। तो भारत का ये कहना कि उनकी बातों को हम फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। जिस तरह से बाकी लोग भी ससेप्टेबल हैं, उसको लेकर सशंकित हैं, उस तरह से भारत भी बहुत सशंकित है। वहां से उसको अपने लोगों को निकालने की चिंताएं हैं, तमाम चीजें। तो भारत के नजरिए से जो स्टेज पे है चीजें, भारत के नजरिए से तालिबान का आना कितनी बड़ी चिंता की बात है? क्या भारत इसमें किसी भी तरह, क्योंकि भारत भी कमोबेश उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में वहां पर अमेरिका था या वेस्टर्न ब्लॉक था, वो तालिबानियों का स्वाभाविक सा एक दुश्मन के तौर पर वहां पर था। हाँ बिल्कुल, और आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो पहले बताया कि तालिबान ने रीच आउट किया और फिर इंडिया ने असेस किया कि रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, और इस हिसाब से किया कि तालिबान किस नजर से देखती है भारत को अभी, और भारत भी किस तरह से देखती है तालिबान को। तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी कह लो, वो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ऑफर दे रही है कि नहीं नहीं हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, तो एक तो आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आई मीन एक इंटरनेशनली भी एक इमेज बन जाएगी फिर कि अरे अब हम तालिबान के साथ साइड कर रहे, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो ये एक चिंता का विषय है, और आई थिंक भारत के सरकार ने एक सही हिसाब से एक आकलन लिया और फिर विड्रॉ कर लिया। मैं जिसकी बात कर रहा था उनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजाई, जिन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन को चालू रखने के लिए और पूरा सिक्योरिटी देने का वादा किया था। मेरा सवाल ये था प्रकाश जी कि भारत के काउंसुलेट में जबरदस्ती घुस गए कंधार और हेरात में, दो ताले तोड़कर, और वहां पर सारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, वहां पर डॉक्यूमेंट्स उठा लिए और सारे कुछ सब पे कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ ये आ रहा है कि आप डिप्लोमेटिक हमसे टाई अप बनाए रखें और सारी सेफ्टी दी जाएगी और डरने की जरूरत नहीं है। तो इस माहौल में भारत कैसे भरोसा कर सकता है, मेरा ये सवाल था। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और देखिए, एक युद्ध की स्थिति है, कुछ भी निश्चित नहीं है, क्या हो रहा है कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सरकार नहीं है अभी वहां पे, तो हम निश्चित रूप से भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि आपको देर सवेर, आप तो जानते हैं कि बहुत तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि तालिबान के संपर्क में से संवाद हो रहा है भारत का, फिर सरकार ने उसको वो किया, डिनाई किया। लेकिन जैसा कि बहुत सारे हमारे पुराने फॉरेन सेक्रेटरीज और अफगानिस्तान में जो राजदूत हैं और डिप्लोमेट्स कह रहे हैं, वही मेरा भी कहना है कि तालिबानियों का जो वादा है, उस वादे को परखने के लिए हमें तो उनसे बात तो करनी पड़ेगी। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि हम अफगान राष्ट्रवादी हैं, तो ये भी आप कैसे जानेंगे जब तक आप उनके संपर्क में नहीं होंगे। और आप भी तभी बता पाएंगे संपर्क में कि मेरा रेड लाइन ये है, अगर आपने इसको क्रॉस किया, आपने हमारी संप्रभुता के बारे में कुछ किया, अगर आपने हमारे देश के भीतर किसी तरीके की अस्थिरता में अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका निभाई, तो ये हमारा रेड लाइन है। तो ये रेड लाइन भी आप कैसे बताएंगे जब तक आप उनके संपर्क में नहीं होंगे। तीसरी चीज कि भारत को न तो तालिबान को मान्यता देने में और न ही तालिबान को खारिज करने में जल्दीबाजी दिखानी चाहिए। हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हम कोऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। तो जिस तरफ अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी जाएगी उस तरफ भारत को जाना चाहिए। शार्दुल, आप कुछ कह रहे थे, आपका सवाल है या कोई कमेंट है? आप पहले अपना सवाल रखें, फिर इसके आगे। सवाल नहीं है, कई सारी चीजें हैं छोटी छोटी, हाँ, जो अभी तक बात हुई उस पर। पहली बात, जैसा अमेरिका की जो आलोचना हो रही थी, तो अमेरिका के जाने के बहुत सारे डोमेस्टिक कारण है और उनकी आलोचनाएं अलग हैं और पूरी हैं। लेकिन अभी हम, जैसा आपने कहा, अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, तालिबान कुछ भी कहता रहे, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपको देखना वो कर क्या रहे हैं और क्या करते आए हैं। उदाहरण के तौर पर हमें देखना चाहिए, लेकिन देखने से पहले, जैसे अभी आपने बताया, कांधार हेरात में उन्होंने वाणिज्य दूतावासों की तलाशी ली, फाइलें देखी, गाड़ियां उठा के ले गए, ताले तोड़ दिए। 1-2 दिन पहले उन्होंने सीमा पार व्यापार भारत से बंद कर दिया है, जबकि वो लैंडलॉक कंट्री है। तो वो जो कर रहे हैं और वो जो कह रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। वो कह रहे थे कि हम सब ठीक से चलने देंगे, अमेरिका कह रहा था साल भर लगेगा कब्जा होने में। अमेरिका की गलती यह है कि उन्होंने वहां की चीजों पर पर्दा डाला, रिफॉर्म की कोशिश नहीं की, और जैसा बताया, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलता था। लॉकहीड मार्टिन कंपनी है जिसके सबसे ज्यादा फायदा हुआ। दूसरी चीज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक तरफ के बॉर्डर पे अब अमीरात के सफेद झंडे लग गए हैं। ये कल रात की खबर। तो ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये बात ठीक है, लेकिन हमें जरा सा भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि तालिबान हमारे बारे में, हमारे से मतलब भारत के बारे में या किसी भी स्वतंत्र समाज के बारे में क्या सोचता है। एक और चीज, एक छोटा सा शब्द यूज किया था प्रकाश जी ने, मर्सिनरी
जब चीन की बात हो रही थी कि वो नहीं चाहता था उनके आगे जाए, वो मर्सिनरी नहीं है, जैसा मेघनाथ ने कहा, ये चरमपंथी सेना है जो हर तरह के आतंकवाद का समर्थन करती है। मर्सिनरी और टेररिस्ट में अंतर होता है। एक और चीज, चीन ऐसा भी नहीं है 2000 से आया। आप अगर रिपोर्ट्स पढ़ें, जब इन्हें मुजाहिदीन कहते थे, सोवियत से लड़ रहे थे, तो अमेरिकन डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि चीन में बनी कलेश्निकोव्स कई मामलों में रशिया से आने वाली अच्छी है, एमओ में क्या दिक्कत है। तो चीन तब भी एक्टिव पार्टनर था। और यूएस अपने हथियारों को और इन सब चीजों को वापस इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो उनकी पॉलिसी है। उन्हें अपने हथियार और ये सब चीजें ले जाने का खर्चा ज्यादा पड़ता है। उनकी इकोनॉमी मिलिट्री से चलती है मेजर, तो ये उनका पॉलिसी रिटन डिसीजन है। एक और चीज, तालिबानी भले ही पिछड़े हुए लगे लेकिन वो संसाधनहीन नहीं है। अमेरिकी सेना के आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की, वॉशिंगटन पोस्ट की 2016, 15, 17 में आने वाली रिपोर्ट दिख जाएंगी कि वो लोग ड्रग फील्ड्स गार्ड कर रहे थे। अफगानिस्तान दुनिया में हेरोइन का 90% से ऊपर का सप्लायर है। और बहुत ये जो जितने भी एथनिक ग्रुप हैं जो ये वहां पे गुट बने हुए हैं, ये जो भयंकर लोगों का उत्पीड़न करते हैं, उनमें सेक्सुअल वायलेंस भी है। आप रिपोर्ट में पढ़ेंगे कि कैसे छोटे छोटे लड़कों और लड़कियों को ये अब्यूज करते थे। एक रिपोर्ट थी कि एक लड़का की कुत्ते की तरह बांध के रख रखा था उसको बेड से, और अमेरिकन सेना के लोगों का ये बयान है। तो हमें जरा सा भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए ये लोग क्या है। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो यंग बच्चों के शोषण का मसला है, इसकी रिपोर्ट खुद अमेरिकी अखबारों में हुई है और अमेरिकी मिलिट्री के लोगों के हवाले से हुई है। जी, मैंने वही कहा। ये वारलॉर्ड्स का करना है, तालिबानियों पे बच्चाबाजी का आरोप नहीं है, बल्कि कंधार से जो ये पूरी तहरीक उठी थी 94 में, उसमें बच्चाबाजी रोकना सबसे बड़ा फैक्टर हुआ था। और जो परिवार बच्चाबाजी के पीड़ित थे, विक्टिम थे, उन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे तालिबानियों से मदद मांगी कि हमारे बच्चों को तुम आजाद कराओ, छुड़ाओ। तो बच्चाबाजी वाला आरोप, महिलाओं के अधिकारों का हनन का आरोप बिल्कुल 100% सही है, लेकिन उनके सेक्सुअल एब्यूज का या रेप का, शादियों वाला है मसला। लेकिन इस तरीके का चीज तालिबानियों पे डायरेक्टली नहीं है। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबानी नहीं है, अफगानिस्तान में 20 ऐसे आउटफिट हैं जो वारलॉर्ड्स, जिनके भरोसे अमेरिका वहां पे लोकतंत्र ला रहा था, उनसे एफिलिएटेड है। उनके अपनी अपनी मर्सनरीज, अपनी अपनी सेनाएं रखते हैं सारे ये लोग, जितने वारलॉर्ड्स है, चाहे वो दोस्तम हो, चाहे इस्माइल खान हो, चाहे अता नूर हो, ये सब बड़े खिलाड़ी और ये वेटरन रहे हैं 40 साल के मुजाहिदीन आंदोलन। तो हमको ये समझना चाहिए कि तालिबान उसी मुजाहिदीन फरीक के हिस्सा हैं जिनसे कभी दुनिया सोवियत आक्रमण से लड़ रही थी, कभी दुनिया उनके भरोसे जो है देश में लोकतंत्र स्थापित कर रही थी, लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल ठीक बात। तो हमें अपने विजन को ब्लर नहीं करना चाहिए कि एक को विलेन बना दो, एक को हीरो बना दो, एक को हीरोइन बना दो। ऐसे देखेंगे तो अफगानिस्तान का मसला हम नहीं देख पाएंगे। और दूसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा कि आपको आशंकित रहना है, लेकिन अगर आप उनके साथ इंगेज नहीं करेंगे, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात है और दुनिया कर रही इंगेज। आप देखे आपने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ कि भाई आप ह्यूमैनिटेरियन हेल्प पहुंचने दें, इंश्योर करें कि राइट्स का वायलेशन नहीं हो, रिवेंज किलिंग नहीं हो, ये सारी चीजें दुनिया कह रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया अफगानियों को तालिबान के भरोसे छोड़ के आप चले जाएंगे क्या? आप छोड़ देंगे कि हमको तालिबान से मतलब नहीं रखना है, और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि तालिबानी जो चाहे अफगानिस्तान में करें। आप तालिबान के साथ बिना इंगेजमेंट के अगर वर्ल्ड कम्युनिटी नॉन इंगेजमेंट का पॉलिसी अपना रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप अफगानियों को अबैंडन कर रहे हैं और आप अपने ही कमिटमेंट जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का है और मानवाधिकार का है, उसके प्रति आप खुद छल कर रहे हैं। ठीक बात। मैं थोड़ा सा इसके बहुत इंडियन पहलू पर आ रहा हूं, क्योंकि ये जो आपने बात कही उसमें एक भारतीय पक्ष का भी रवैया बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सा भ्रम वाला रवैया सामने आया है। वो मतलब वो स्टेक होल्डर से बात करी जा रही है, संपर्क में होने की बातें हैं, तो वो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, उसमें हम समझ नहीं पाते कि कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, किससे बात हो रही है या क्या। और भारत सरकार तालिबान को लेकर क्या सोच रहा है, क्या उसकी वो जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, मोदी सरकार इस मामले में बड़ी कंफ्यूज दिख रही है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, और तालिबान उस मामले में जो आतंकवाद का पैमाना है भारतीय सरकार का या भारत के राज्य व्यवस्था का, उसमें तालिबान 100% उसी फर्मे में, खांचे में फिट बैठता है जो कि आतंकवाद है।
तो उसको लेकर भारत सरकार का नजरिया क्या है और मोदी सरकार किस तरह से सोच रही है, ये चीज अभी भी स्पष्ट नहीं है। जबकि ये घटना हुए 1 हफ्ते होने को आए, सारी चीजें बदल गई है। और मैं देख पाया था कि कल ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इस पर एक बहस भी की, आपात बैठक की, बहस की, और तमाम चीजें और अपने इनपुट्स दिए और सांसदों ने अपनी राय जाहिर की। हमारे यहाँ इस तरह की अभी तक कोई मतलब सरकार की तरफ से बाबुओं के बयान के अलावा कोई सर्वदलीय बैठक, कोई स्थितियों के ऊपर चिंता या सिक्योरिटी की, या सरकार किस तरह से बात करेगी नहीं करेगी, इन चीजों को लेकर पूरी तरह से एक अस्पष्टता है, पूरी तरह से एक भ्रम का माहौल है। तो मेघनाथ, शार्दुल, प्रकाश, तीनों लोगों से मैं ये आखिरी टिप्पणी इस मुद्दे पर चाहता हूं कि भारत सरकार के रवैये में कितनी पारदर्शिता, कितनी स्पष्टता होनी चाहिए। खासकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा कम से कम 1000 मर्तबा मोदी जी ने कही होंगी। देखिए, एक तो एंगेजमेंट वाली बात, एंगेजमेंट बिल्कुल रखना चाहिए, मैं उस बात को मना नहीं कर रहा था, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए वो क्या है। दूसरी चीज, हमने कुछ हफ्ते पहले दानिश सिद्दीकी की बात की थी। दानिश सिद्दीकी का उदाहरण हमें याद रखना चाहिए। वो बताता है कि तालिबान असल में क्या, उसे छांट कर पहचान कर मारा गया। भारत का एंगेजमेंट देखिए अतुल जी, एक अब मोदी जी का काफी प्रोपेगेंडा चलता है कि उन्होंने दुनिया में नाम कर दिया, ये कर दिया। अब ये उनके सामने अभूतपूर्व चैलेंज है कूटनीति का, क्योंकि अब उनके सामने ब्लॉक पूरा घिर गया है। उनके खिलाफ चलने वाला ब्लॉक हमारी ज्योग्राफी में एकजुट है और वो कोऑर्डिनेट करके चल रहा है। भारत को एंगेज करना पड़ेगा, लेकिन देखिए एंगेज करने का कारण ये नहीं कि तालिबान के आप समर्थक है। एंगेज करने का कारण ये कि वहां पे इस समय वो सत्ता में है और एक वो बहुत बड़ा हमारा देश से लगा हुआ भूभाग है जो मैटर करेगा, हमेशा करेगा। इसलिए एंगेजमेंट रखें, लेकिन अपनी आंख, कान, नाक खुले रखें। और भगवान के लिए इस देश में, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, मेरे दिमाग में चल रहा था, इस देश में आपस में समुदाय में डिस्कॉर्ड बोना बंद करें, क्योंकि नहीं तो इस डेवलपमेंट के बाद हमें अपने देश के अंदर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मेघनाथ, इसमें ना बहुत कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो गया आई थिंक हमारे गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एक तरीके से जैसे शार्दुल ने कहा कि एक तरीके से हम थोड़े से बीच में फंस गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है और चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ने की अब दिखाई दे रहा है कि बढ़ सकता है। तो फिर उस सिचुएशन में इंडिया ने कैसे देखना चाहिए अफगानिस्तान को? मतलब तालिबान से बात करके अगर आप ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देना चाहते हैं, एड देना चाहते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिकली आपको वो एरिया से किस हद तक आपको रिलेशनशिप रखना है और फिर वो स्ट्रेटेजिकली आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उसका आकलन करना पड़ेगा। और वहां पे पारदर्शिता आती है, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी क्लियर कर देना चाहिए कि किस हद तक हमारी इन्वॉल्वमेंट रहेगी ये क्राइसिस में। और दूसरी चीज ये है कि अब अफगानिस्तान एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है और तालिबान जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन उसको अब सत्ता में है। तो हमारे डोमेस्टिक एजेंडा पर भी इसका एक पहलू आता है। जैसे हमारे गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है, थोड़ा सा हिंदू राष्ट्र की तरफ आकलन है। तो फिर इस सिचुएशन में अगर हम रीच आउट भी करेंगे अफगानिस्तान को, कोई भी हो वहां पर इस्लामिक स्टेट को रीच आउट कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा अलग तरीके से देखा भी जाएगा डोमेस्टिकली, जो उनके हार्डकोर सपोर्टर्स है उनके यहाँ पर। बल्कि अगर मोरली देखा जाए तो आप मतलब लगभग हर दूसरा आदमी जो मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान है, जो रूलिंग क्लास है या कहें हम, उसका हर दूसरा आदमी हिंदू राष्ट्र की बात किसी न किसी करता है। तो वो मोरली अगर देखा जाए तो किस मुंह से आप तालिबान को मना कर सकते हैं कि आप इस्लामी राष्ट्र मत बनाइए? अगर आप अपने यहाँ हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हर बात में लोगों को धमकाते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम अफगानिस्तान चले जाओ, तुम भारत छोड़ दो, हम तो यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं। अतुल जी, मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा उस पर, मेघनाथ, वो इसी से रिलेटेड है। आज ही एक खबर आई थी कि ह्यूमन राइट्स बॉडी ने बांग्लादेश में भी 86 विपक्षी नेताओं के गायब होने की बात की है पिछले कुछ सालों में। तो जो आप बात कह रहे हैं ना कि भारत को जो विदेश नीति है, सब बात खुली भी नहीं होगी क्योंकि सीक्रेट रहता है, मिलिट्री सीक्रेट्स हैं, कई बार इंटेलिजेंस सीक्रेट्स हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हमारे कम होते जा रहे हैं ना, भले ही हम ढिंढोरा कितना पीटते रहे, अगर उस भारत को सही में इन्हें काउंटर करना है तो उन डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को फिर से बिल्डअप करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी, जैसे मेघनाथ ने कहा, पत्रकारिता एक बहुत बड़े स्तर तक, जिस पर हम लगातार बात करते भी रहते हैं, जब तक वो नहीं होंगे तो हमारे पास ओपन ऑनेस्ट सपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे खुद के क्रेडेंशियल्स खराब है।
प्रकाश जी, ये भारत सरकार के डिलेमा पे आपकी क्या राय है? आज ही मैं कोई खबर पढ़ रहा था कि त्रिपुरा के किसी बीजेपी एमएलए ने अपने सपोर्टरों को कहा कि टीएमसी वालों पर तालिबानियों की तरह हमला करो। तो इसको एक और आया था ना, उनका आइडियल तालिबान ही है हमले के बाद। एक और न्यूज आया था कि कोई एमएलए ने बोला है कि अगर आपको पेट्रोल प्राइसेस से प्रॉब्लम है तो अफगानिस्तान चले जाइए, वहां पर बहुत सस्ता मिलेगा। ये यूपी के असेंबली में खड़े होकर वहां के मिनिस्टर ने कहा है। हाँ, एग्जैक्टली। कौन से मिनिस्टर ने? कौन से? यूपी के, मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री है क्या, तिवारी है कोई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें और एक चीज जो शार्दुल ने बड़ी अच्छी बात कही कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल खत्म हो रहे हैं हमारे, कम हो रहे हैं, तो ये क्राइसिस भारत के साथ ही नहीं है, ये पूरे दुनिया जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक फॉर्म्स हैं। और बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में आप जानते हैं कि एक लिबरल पार्टी की सरकार है, लेकिन उसने मतलब वहां पर किसी भी तानाशाही से ज्यादा विपक्ष और मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में। एनीवे, हम आते हैं भारत ने एक गलती की कि जैसा विवेक काटजू ने कहा था, जो अफगानिस्तान में एम्बेसडर रह चुके हैं, हमारे एमईए के सेक्रेटरी रहे हैं, जी जी, कि हमने अपने सारे अंडे पहले करजई के बास्केट में और फिर गनी के बास्केट डाल दिया था। लेकिन जो भी हुआ, चलिए आपके लिए ही एक लिखा था मैंने, जो दोहा में इन्होंने डेलीगेशन भेजा था, तो एक लेख न्यूज लॉन्ड्री पे मैंने खुद लिखा था। लेकिन जो हुआ सो हुआ, चलिए आप उसको तो अंडू नहीं कर सकते ना। लेकिन आप समझिए कि भारत बहुत ही डिप्लोमेटिकली बहुत ही पॉजिटिव स्थिति में है। अगर वो उस सिचुएशन को अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो भारत के पास बहुत अच्छी स्थिति है अभी। कैसे? एक, अफगानिस्तान की जनता में भारत का एज अ नेशन बहुत रिस्पेक्ट है। दूसरा, इस पूरे मसले में ईरान और रूस की जो भूमिका है वो बहुत अहम है, और दोनों को हम अपना मित्र राष्ट्र कह सकते हैं। हमारी सरकार रूस के सरकार को और ईरान की सरकार को अपनी सारी बात बता सकती है विज़-विज़ अफगानिस्तान, और मदद के लिए या कोऑर्डिनेशन के लिए कह सकती है। ठीक बात। अमेरिका हमेशा एक बड़ा प्लेयर बना रहेगा, और अमेरिका को भी हम मित्र राष्ट्र कह सकते हैं। तो भारत के लिए तालिबान आए, कोई इंटरिम गवर्नमेंट आए, जो भी फॉर्मेशन आता है, उसके साथ इंगेज करने के लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति है। लेकिन अभी तक जो एमईए का रवैया दिखता रहा है, तो एक स्पष्ट नीति का अभाव दिख रहा है, मुझे लग रहा है कूटनीति का अभाव दिख रहा है। और हमें अभी फोकस करना चाहिए कि अगर अफगानिस्तान में कल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो अकेले चाइना नहीं कर लेगा उसको, अकेले रूस नहीं कर लेगा, अकेले अमेरिका नहीं कर लेगा। भारत के जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आप जानते हैं माइनिंग में हमारा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, नेचुरल गैस निकालने में हमारा एक्सपीरियंस, हमारी कंपनियां, हमारा एक्सपर्टाइज है, हम आईटी के सेक्टर में बहुत अच्छा हमारे पास अनुभव है, हमारे सैटेलाइट्स हैं जो अफगानिस्तान को बहुत सारी मदद कर सकते हैं। तो हमें जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अफगानिस्तान में पैदा हो सकती है अगर वहां स्थिरता आती है, कोई भी है, वहां तालिबान आ रहा है, कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सेकेंडरी सवाल है। अगर अफगानिस्तान में स्थिरता आ रही है तो उस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को आप अपने पड़ोस में क्यों हाथ से जाने देंगे? ठीक बात। और लास्ट पॉइंट इसमें कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ, यानी कि जो खिलाड़ी देश हैं, उनके साथ कदम ताल करके चलना चाहिए। और संजोग से वो सभी हमारे अच्छे मित्र हैं। चाइना के साथ आपका तनाव है, लेकिन वो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी है। तो भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति है अफगानिस्तान के साथ इंगेज करने की। ठीक बात। एक हम आखिरी प्रक्रिया शुरू करें जो रिकमेंडेशन है, उससे पहले एक और सवाल छोटा सा। आप ही से बातचीत हो रही थी हमारी प्रकाश जी, और तो आपने कहा कि अफगानियों का एक दावा रहता है कि उन्होंने इतिहास में आज तक कोई युद्ध हारा नहीं है। और इस लड़ाई को देखें हम तो अफगानी भाग रहे हैं, एक अफगानी लड़ाई कर रहा है, दूसरे भाग रहे हैं। ऑलमोस्ट ब्लडलेस पूरा ये परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। एक इक्का दुक्का एग्जीक्यूशन की खबरें छोड़ दी जाएं अगर अभी तक, तो वो अफगानी जो जिसको कहा जाता है बहुत लड़ाका कौम है, जो कभी युद्ध हारी नहीं है और जो कभी पीछे नहीं हटी। और जब रसिया को हटाया गया तब तो ये जो तालिबान के मुजाहिद हैं ये तो तब थे भी नहीं उतना सीन में, तब पूरा अफगानिस्तान एक तरह से मिलकर लड़ रहा था। ये वही लड़ाका कौम थी। लेकिन इस बार जब उनको अपने पर बचाने की पर आई तो वो भागने लगे, बिना ऑलमोस्ट पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। ये चीज थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आ रही कि 20 साल में आर्मी तैयार की गई थी, पुलिस तैयार की गई थी, कोई फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दिखाई नहीं, पूरी तरह से सरेंडर रहा। सर, इसमें सीधी सी बात है कि अफगानिस्तान में जो लड़ाई वाला सिनारियो है
उसमें स्थिति इतनी जटिल बना दी गई, इतने फिरके बन गए, इतने ग्रुप्स बन गए, इतने गुट बन गए, जो ये अफगानी सेना में भी कौन से लोग शामिल हुए थे? अफगानी सेना में वो लोग शामिल हुए थे जो मुजाहिदीन थे या वारलॉर्ड्स के मर्सिनरीज थे। तो ये हमेशा पेमेंट और परफॉर्मेंस, ये फॉर्मूला पे मामला चलता रहा है। तो जब आपको पेमेंट, एक हिस्सा तो इसलिए डिजर्ट कर गया क्योंकि उसको पेमेंट मिलना बंद हो गया, एक हिस्सा इसलिए डिजर्ट कर गया क्योंकि उसके सरदार जो थे वो तालिबान के फेवर में आ गए, जैसे इस्माइल खान हेरात में, जैसे और बहुत सारे लोग। मजार शरीफ में आपने देखा कि अता नूर और दोस्तम के सैनिक जो है तालिबानियों के साथ आ गए। बहुत सारी अफगानी सेना का एक हिस्सा जो है तालिबानियों के फेवर में लड़ रहा है। आपने देखा कि पूरे देश भर में ट्रैफिक जो संभाल रहे हैं लोग, वो सारे लोग वो पुरानी रिजीम के ही पुलिस वाले हैं। अब दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं, जो सरेंडर किए, जो भाग गए, कुछ भाग के चले गए पड़ोसी देशों में। आपको पता है कि कम से कम 50-70 हेलीकॉप्टर और जहाज मिलिट्री के अभी उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में है, वो लोग लेकर निकल गए। कुछ सैनिक जो थे वो चले गए हैं पंजशीर वैली में, जहां से उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में सो कॉल्ड रेजिस्टेंस की शुरुआत हो रही है। और एक अफगानिस्तान देख रहे हैं, एक अफगान कम्युनिटी को आप देख रहे हैं जो उस देश से, तालिबान के डर से भाग रहा है। उसका भी कारण है, 40 साल में सर एक दूसरे से रिवेंज ही तो हुआ है ना। मैं मजबूत हुआ, तुमको मैंने मार दिया, तुम मजबूत हुए, तुमने मुझे मार दिया। और आप जानते हैं कि एक वार सिचुएशन में रिवेंज जो है वो हमेशा एक पार्ट होता है युद्ध का। आप मारते हैं लोगों को, और ये तो सभ्य देश की सेनाएं भी करती हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो युद्ध नीति का पार्ट, युद्ध की नीति है वो। तो एक चीज समझ में आई कि मतलब कोई एक सिंगल अफगान आइडेंटिटी नहीं बन पाई इतने दिनों में, बजाय उसके फिरके बने रहे, अलग अलग हिस्से बने, वॉरलॉर्ड। मैं कहूंगा सर बनने नहीं दिया गया। ठीक है, मेघनाथ शार्दुल, कोई आखिरी टिप्पणी इस पर, फिर हम रिकमेंडेशन शुरू करेंगे। नहीं, बट एक छोटी सी टिप्पणी थी इसके कवरेज पर, जो अफगानिस्तान का जो वॉर कवरेज है उस पर, सॉरी, अफगानिस्तान का जो सिचुएशन है उसके कवरेज पर। आपने देखा होगा कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया वहां पर एक तरीके से सरप्राइज ही दिखा रहा है, और हमारा भी मीडिया अरे सडनली हो गया। और जैसे कि प्रकाश जी ने कहा पहले ही कि ये बिल्डअप था, ग्रेजुअल बिल्डअप था, और अगर मीडिया हमारी भी और इंटरनेशनली भी ढंग से इसका रिपोर्टिंग करती, जैसे हमने ये पूरी चर्चा में आपको बताया कि कैसे वेपन्स का भी एक एंगल है, कैसे रिसोर्सेस का एक एंगल है, कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एंगल है, इन सब चीजों पर बहुत कम बातें होती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर चिल्लम चिल्ली में इतने लगे रहते हैं लोग, और हिंदू मुस्लिम करने में या फिर एक प्रोपोगेंडा फैलाने में इतने बिजी रहते हैं लोग। तो ये सब जो सही मायने में जो सबसे बड़ी मूवमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और इसका भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, इस पर हम कम ही बात करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमको जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक तरीके से इसको एक टेस्ट की तरह ही देखना चाहिए कि कैसे आगे जाके हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिपोर्ट करेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही मेघनाथ आपने। हम देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया के रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट कैसे उस वॉर जोन में भी, कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन आपको ये जो बड़े दावे और बड़ी ऊंची आवाज में, हाई डेसिबल साउंड में जो चुनौतियां देते हैं हर दिन लोग, प्राइम टाइम पे एंकर हमारे किसी भी चैनल का, वो कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टर या कोई हमारे यहाँ भी नहीं है। लेकिन हमारी दूसरी मजबूरी है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतना कि हम अपने रिपोर्टर्स को वहां भेज सकें। अगर ऐसी स्थिति बनी तो हम जरूर इस तरह की रिपोर्टिंग करना चाहेंगे, अपने रिपोर्टर्स को भेजेंगे। लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज हैं वहां पर भी आपको भारतीय पत्रकार नजर नहीं आएगा। ये हमारे मीडिया की भी एक बहुत बड़ी खामी है, और वो उसकी वजह यही है क्योंकि उन लोगों ने एक आसान तरीका आई बॉल ग्रैब करने का खोज लिया है, जो कि एक पंचायत लगाकर, बहसें लड़ाकर और फिर अपने अपने रास्ते चले जाना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेघनाथ ने कही। अब हम अपने आखिरी चरण में है, जो कि रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है। सबसे पहले मैं चाहूँ शार्दुल, आपको कुछ कहना है? हाँ, वो छोटी सी चीज के तालिबान कुछ भी कहते रहे, जब आप समाचार देखें तो ध्यान दीजिए कि वो बता क्या रहे हैं, ओपिनियन या फैक्ट। जैसे कि तालिबान बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन उसने एक बात और कही जिसे किसी भी हमारे मीडिया में आपने नहीं देखा होगा, कि उन्होंने साफ कहा था कि सब चीज ठीक है, हम महिलाओं को सपोर्ट करेंगे, करियर में जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने पश्चिमी संस्कृति नहीं छोड़ी तो उन्हें मारना ही पड़ेगा। और इनफैक्ट एक लीगल वाले ने कहा था कि हम बिल्कुल ओपन करेंगे, लेकिन कोई भी लड़का लड़की अगर शादी से पहले एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध बनाते हैं
तो उन्हें 100 करोड़ की सजा दी जाएगी। अगर कोई शादीशुदा है तो उसे पत्थर मार के जान दी जाएगी। तो अपनी आंखें यथार्थ को खुले रखें, आपको कौन सी साइड पसंद है उसमें ना पड़े। ठीक बात है। तो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया भी आप ही से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप रिकमेंड करें शार्दुल जी। पहला तो न्यूज लॉन्ड्री पर हिंदी पर एक आर्टिकल है कोयला आवंटन मामले के मामले में, वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के साथ हमने किया है, वो जरूर पढ़िए। दूसरा, बीबीसी पर पिछले हफ्ते एक लेख आया था, बाबर ने लिखा था कि अफगानिस्तान में फिर तालिबान आ गया है, कैसी थी तालिबान की पहली हुकूमत। वो एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल के कॉन्शियस में देखा ही नहीं है, 20 साल तक यही चलता रहा, तो ये जरूर पढ़ें और जानें कि तालिबान असल में थे कैसे। तीसरा, अफगानिस्तान में ही एक डॉयचे वेले के पत्रकार के रिश्तेदार का कत्ल कर दिया गया, उस पत्रकार को वो ढूंढ रहे थे। ये DW हिंदी पर एक रिपोर्ट है, ये जरूर पढ़िए। ठीक बात। मेघनाथ, आप क्या रिकमेंड करेंगे? श्रोताओं के लिए थोड़े से रिसोर्सेस प्रोवाइड करना चाहूंगा। अगर आपको तालिबान और अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट समझना है तो 2 वीडियोस है वॉक्स के। एक है हाउ द US फेल्ड टू रिबिल्ड अफगानिस्तान, और दूसरा है द मिडिल ईस्ट कोल्ड वॉर एक्सप्लेन्ड। ये 2 वीडियोस जरूर देखिए, आपको एक बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा ये सब कॉन्फ्लिक्ट का। दूसरा मैं थोड़े से रिपोर्ट्स रेकमेंड करना चाहूंगा। एक तो स्क्रोल में एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है विजयता लालवानी ने किया है। आपने वो विचित्र चित्र देखे होंगे जहां पर प्लेन से 2 बॉडीज गिरते हुए देख रहे हैं, US का एक प्लेन जा रहा है और वो नीचे गिर रहे हैं। तो स्क्रोल ने ट्रेस किया कि वो कहाँ पर गिरे और किसके रूफटॉप पर गिरे, और उनसे बात की, और वो उनके एक्सपीरियंस के बारे में एक स्टोरी है, बहुत ही मतलब दहला देने वाली स्टोरी है, तो वो जरूर पढ़िए। और हमारे ही 2 स्टोरीज है। एक तो फर्स्ट पर्सन अकाउंट है जैबुल्ला जाबी का, जो कि इंडियन कॉन्सुलेट में काम करते थे और वो अब दिल्ली आ गए हैं। उनके और उनके फैमिली के एक्सपीरियंस के बारे में कि इस अफरा तफरी में उन्होंने कैसे मैनेज किया। और दूसरा है शोगोफा अंसारी का, जो कि एक 28 साल की अफगानी लॉयर है। उन्होंने वो एक प्लेन में थी जहां पर इंडियंस का भी इवैक्यूएशन हो रहा था, और 14 तारीख को, तो उनका भी एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन अकाउंट जरूर पढ़िए। एक छोटी सी चीज मुझे मेघनाथ के उससे याद आई, वो भी देख लीजिएगा, वो भी रिकमेंडेशन है। एक छोटा सा स्लाइड शो है 13 स्लाइड का DW पर ही, जो आपको थोड़ा सा प्राइमर दे देगा फाटा एरिया के बारे में, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है जहां पर पश्तून बाहुल्य है तालिबान से रिलेटेड। तो उसका टाइटल है फाटा, दुनिया की नाक में दम करने वाला इलाका। प्रकाश जी, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मुझे पिछले कुछ समय से मैं एक प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहा हूँ, जो कुछ पश्चिमी और कुछ भारतीय मूल के पत्रकार उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये लोग अफगानिस्तान में 2006 से तालिबान से जुड़ी हुई जो सामग्री है, जैसे तालिबानियों के इंटरव्यू, किसी ने तालिबान छोड़ दिया किताब लिखी अखबारों में, या जब तालिबान का रूल चल रहा था तो क्या छप रहा था, क्या पर्चे थे, क्या क्या हो रहा था दोनों तरफ से। तो इसका उन्होंने ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट चलाया है, क्योंकि उनका मानना ये है कि आप तालिबान को या अफगानिस्तान को तब तक नहीं समझ सकते जब वहां के लोग या वहां के जो ये डिफरेंट आउटफिट्स हैं, ये क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, इनके विचार क्या है, बहसें क्या है। तो उन्होंने एक किताब निकाली है, एलेक्स स्ट्रिक और फेलिक्स कोहेन की किताब है, द तालिबान रीडर, वार, इस्लाम एंड पॉलिटिक्स। और इनका प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिकेशन के नाम से है, और वेबसाइट पे आप जाके इनको देख सकते हैं। उसमें आनंद गोपाल शामिल हैं, उनकी भी अच्छी एक किताब है, नो गुड मैन अमंग द लिविंग। और इसमें 20 लाख शब्द ट्रांसलेट किए गए हैं पश्तो, दरी और फारसी से, अफगानिस्तान के अंदर के ओरिजिनल मटेरियल्स। तो ये हमें इंसाइट देता है। अभी तक हम क्या करते हैं भाई, जो पत्रकार जाते हैं, जो लेखक जाते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, हम उनके डायनामिक्स को पढ़ते हैं, तो हमें उसको देखने का एक मौका मिलता है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि द तालिबान रीडर किताब जो है वो पढ़ी जाए, इजिली अवेलेबल है, अमेजन वगैरह से कहीं से भी ली जा सकती है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपसे, आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि विलियम डलिम्पल से भी आप बात करेंगे, तो उनका अफगानिस्तान पे बहुत बड़ा रिसर्च है, बहुत बड़ा काम है उनका। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बातचीत, आपके जो भी सब्जेक्ट हों, इस पहलू पे भी उनसे जानकारी निकलवाने की और हम सुनने वालों, पढ़ने वालों तक पहुंचाने की कोशिश आप जरूर करें। बहुत अच्छी किताब है उनकी, रिटर्न ऑफ द किंग अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक बात। तो मेरा रिकमेंडेशन एक है, जिसका जिक्र किया हमने, कैसे 2 बड़ी
सुपर पावर के बीच में, और अब एक तीसरी भी सुपर पावर चाइना का भी एंगल रखें, तो किस तरह से लंबे समय से अफगानिस्तान एक फुटबॉल फील्ड बना हुआ है, फुटबॉल की तरह से इधर उधर, कभी रसिया ने वहां पर किया और उसके बाद अमेरिकन ने अपना कब्जा किया, और अब एक नई स्थिति देखने को मिल रही है। तो एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे आई, द डिफीटेड करके, ये मुझे इस मामले में दिलचस्प लगी कि अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन अगर आप समझ पा रहे हैं कि क्या होती है जब आप किसी बाहरी मतलब पावर्स के बीच में घिर जाते हैं और आपकी अपनी कोई हैसियत उस समय नहीं बची रहती है। ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने के बाद बर्लिन शहर की कहानी है कि बर्लिन में 4 हिस्से में बांट लिया गया था शहर को। एक हिस्सा रसियंस ने बांट लिया था, एक हिस्सा अमेरिकन का था, एक हिस्सा ब्रिटिशर्स और एक हिस्सा फ्रेंच का था। और उनमें चारों में इस तरह से कंपटीशन था, कट थ्रोट कंपटीशन, आर्मी का, पुलिस वालों का, कि एक दूसरे के इलाके में घुसने पर रोक और उसमें दूसरे के इलाके में घुसकर चीजों को कब्जा करने का, रेप, मर्डर, तमाम चीजें चल रही थी एक दूसरे के इलाके में। तो किस तरह से वो जो अहंग की लड़ाई थी जिसका मतलब, और जर्मन्स उसमें पूरी तरह से पिस गए, बर्लिन वासी। तो ये उस लिहाज से मैं अचानक से मुझे रिकॉल हुआ कि वो ये जो सीरीज है ये अब आज के अफगानिस्तान से पता नहीं कैसे मुझे लगता है कि उसको उससे रिलेट होती है। तो ये मेरा एक रिकमेंडेशन है। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक और अपील है आप लोगों से। अपील क्या है, एक जानकारी है कि हमारा जो फ्रीडम सेल था वो उसको उसकी तारीख 20 से बढ़ाकर 23 अगस्त तक कर दी गई, क्योंकि बहुत जबरदस्त लोगों का रिस्पांस आया, लोगों ने बहुत उसको हाथों हाथ लिया। तो उसको 3 दिन और बढ़ाने का फैसला किया गया है। आप लोगों को पता है इसके तहत क्या होना है? जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, गेम चेंजर और डिसरप्टर, उनके लिए कुछ स्पेशल उपहार हैं। अगर आप ये हमारे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनके लिए कुछ विशेष उपहार हैं। इसके अलावा बाकी सारे मर्चेंडाइज जो न्यूज लॉन्ड्री के अवेलेबल है उन सब पर 30% की छूट है। तो ये जानकारी देनी थी। शार्दुल, मेघनाथ, कोई और अपील? नहीं तो फिर हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। अपील नहीं, आपने अभी फुटबॉल से उपमा की, मुझे याद आया कि वो जो एक लड़के की लाश गिरी थी ना, जो मेघनाथ ने बताया लैंडिंग गियर था, वो फुटबॉलर था। राइट। ओ वो लड़का गिरा छत पे, एक डॉक्टर था, दूसरा फुटबॉलर था। हाँ, आप सोचिए कि इतने वेल फेड या वेल एजुकेटेड इस तरह के लोग इतनी बुरी स्थितियों में भागने को, आमतौर पर इस तरह की स्थिति में मैं सोचता था कि इतनी तो जानकारी सबको होती है बेसिक की, जब आप इतनी ऊपर आसमान में जाएंगे, वहां ऑक्सीजन नहीं होगी, वहां बहुत ठंड होगी, जिंदा कैसे बचेंगे? और ये पढ़े लिखे लोग थे जो ये रिस्क लेकर जा रहे थे, बिल्कुल, जो उस जहाज पे चढ़ गए थे। तो ये इतनी बुरी स्थिति थी। सही बताया आपने शार्दुल। इस चर्चा में भाग लेने के लिए प्रकाश जी आपका, शार्दुल, मेघनाथ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।